100% फिक्स था। जरा ये बताते हैं, कोई भी टीम 100% फिट नहीं है। बस ख्याल कीजिएगा तीसरे में तुम चौथे में तुम पॉइंट ना हो जाए इसके साथ कुछ। जब आपको पानी में लेके जाना है तो कैप्सूल को नीचे कर दो, पानी में भी। कल और परसों फिर पूरे शहर में इम्कान है कि अच्छी बारिश हो जाए। स्टैंड बाय अरेंजमेंट अभी IMF के साथ चल रहा है, जो इस वक्त है, जो 9 माह का है, मार्च अप्रैल में खत्म हो जाएगा। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश सुहेब और मेरे साथ है और मैं हूं जी फ़हीम खान। और आज के इस बाबरकत दिन की शुरुआत जो है वो हम बाबरकत कलाम से करेंगे, क्योंकि रबीउल अव्वल की शुरुआत हो चुकी है। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, ताजदार की आमद मरहबा, शहरियार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। जी नाज़रीन, आज बरोज़ पीर और यकुम रबीउल अव्वल है। कुरान की सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है अल्लाह ही के फजल और इसी की रहमत और इसी पर चाहिए कि खुशी करें। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है कि उसके आका सलातुस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन हो और मौला अल्लाह ताला ने जो रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा जिस नबी को, वो आपके दरमियान उतारा जाए। इस माह पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान अपने घरों को बरकी कुमकुमों से सजाते हैं और विलादत की खुशियाँ मनाते हैं। अल्लाह से दुआ है इस माह के सदक़े पाकिस्तान को अंदरूनी व बैरूनी साजिशों से महफूज रखे। और इसी के साथ बढ़ते हैं सैरी साहिबा बिल्कुल बड़ी खबर की तरफ। बड़ा दिन, बड़ा केस, नया आगाज़। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट केस सुनेगा। समाअत बराह रास्त दिखाए जाने का कितना इम्कान है, बताएंगे आज के प्रोग्राम में। मुंह तो लगा पर हाथ ना आया, भारत एशिया कप जीत कर भी नंबर 1 ना बन पाया। पाकिस्तान बदस्तूर वनडे रैंकिंग में टॉप पर, लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड की तश्कील अब भी चैलेंज बना हुआ है। सरफराज अहमद और अबरार अहमद की एंट्री, कितने चांसेस हैं, शायकीन जानने को बेताब। मोटरसाइकिल सड़कों पर ही नहीं समंदर में भी दौड़ेगी। कराची के शहरी का अनोखा कारनामा, मोटरसाइकिल स्टेमर बना डाला। अजब तख्लीक ने गजब ढा रखा है। सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा की सदाओं में सरवर कौनैन आकाए दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के महीने का आगाज़। गलियां सज गईं और रौनकें लग गईं, जगह जगह चिरागां, महफिलों का इनेकाद। ये वो तमाम बड़ी ख़बरें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और आपके साथ डिटेल में गुफ्तगू होगी। मेहमान भी हमारे साथ होंगे। अब कुछ ट्रेंड्स की बात करते हैं तो आपको पता है फाइनल मैच जिस तरह का था उस पर बहुत सारे शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं जनाब, और फिक्स्ड करार दिया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर एशिया कप फाइनल इस वक्त टॉप ट्रेंड में शामिल है। एशिया कप वनडे के फाइनल में श्रीलंका को यकतरफा मुकाबले में शिकस्त देकर भारत ने 8वीं मरतबा ये टाइटल अपने नाम कर लिया। और तकरीबन मैं बताऊं ये 98वीं मरतबा भारत ने श्रीलंका को हराया, और जिस तरीके से हराया है ये वाकई क्वेश्चनेबल है। टीम जो कि बड़ी अच्छी टीम है, आखिर उसको हुआ क्या कि जब उन्होंने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला भी खुद किया, पिच खुद बनाई, मेज़बान भी थे, फिर अपना होम ग्राउंड था, तो ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल रेत की दीवार भी, मेरा ख्याल है, मैं क्या कहूँ, मतलब हम लोग चाय का कप लेकर गए कि हम मैच एंजॉय करेंगे, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो इस पर ये बातें हो रही हैं कि फिक्स्ड है। अलबत्ता भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए और इस ट्रेंड में सारिफीन ने खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया, मीम्स बनी है, ट्रेंड चला है, तो एंजॉय तो हमने खैर इस तरह किया सोशल मीडिया पर। सब कुछ हुआ जी, लेकिन एक मज़े की चीज़ जो कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें करते हैं ना, तो उन्हें ये चीज़ शायद नहीं मालूम कि उन्होंने सिराज की बॉलिंग को नहीं देखा। सिराज की बॉलिंग ना सिर्फ सीम हो रही थी बल्कि स्विंग भी हो रही थी और हवा में स्विंग हो रही थी, जो कि बहुत ही कम बॉलर्स कर पाते हैं। और इसी वजह से जो है वो 1 ओवर में 4 विकेट्स ले गए और 6 विकेटें अपने नाम करवाई हैं। तो बेहतरीन बॉलिंग हुई है। मैच फिक्स नहीं था। अलबत्ता जो चहमगोइयाँ चल रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, वो जिन साहब के नाम से चल रही हैं, उन्होंने डिनाई भी कर दिया है कि उनका अपना अकाउंट नहीं है। चलें जनाब,
एनी हाउ बी रेडी फॉर 21 अक्टूबर, ये भी ट्रेंड में शामिल है क्योंकि मियाँ साहब आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर कौम ने उम्मीद की किरण से करार दे दिया है। 21 अक्टूबर की वापसी के ऐलान के बाद से नून लीग तैयारियों में मसरूफ़ है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास भी जारी है और इस ट्रेंड में अब तक 75,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। तो देखते हैं मियाँ साहब की वापसी पर फ़कीदुल मिसाल जो इस्तकबाल होना है वो किस तरह का होता है। जी बिल्कुल होना तो चाहिए, क्योंकि अपने लीडर और अपने कायद को जब आप होगा, रिसीव करने के लिए रैलियां जाते हैं तो बड़ा ही जो है वो रश लग जाता है। खैर अगले हैशटैग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक कल बड़ा फैसला हुआ है। काजी फाइज ईसा जो है ये हैशटैग में शामिल हैं, ट्रेंड बन चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हर्फ उठा लिया है। तकरीब हल्फबर्दारी में उनकी अहलिया सरीना ईसा भी मौजूद थी और हुदैबिया पेपर्स मिल। जी फरमाइए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि इनकी जो बेगम है उन्होंने जब इन पर प्रेसिडेंशियल वो रेफरेंस एक बना था उस पर भी वो सारी कार्रवाई में इनके साथ खड़ी रही, मुश्किल वक्त में अदालतों का सामना इनके साथ किया। तो मैं बड़ी इंप्रेस्ड हूँ इनकी वाइफ की पर्सनालिटी से। हाँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना पहला बेंच तश्कील दे दिया और इंतहाई अहम केस की समाअत आज होने जा रही है। ये केस अगर मैं इसका थोड़ा सा पस मंजर आपको बताऊं तो इससे जो चीफ जस्टिस है उनकी पावर डाइल्यूट जो हो सकती है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि हमारी जो वकला बरादरी है या कानूनदान है वही इस पर ज़्यादा बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एनी हाउ अब ये बेंच बनेगा, इसी पर बात करते हैं। नीलम अरशद में ज्वाइन कर चुकी है, बेंच फुल कोर्ट बन चुका है। नीलम बताइएगा आप चीफ जस्टिस साहब की आमद पर कैसा इस्तकबाल हुआ और क्या ये केस आज ओपन फॉर ऑल होगा या फिर नहीं? हाँ जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अहम केस की अहम समाअत होगी और जो नौमुंतखब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो आज इससे मुताल्लिक अहम समाअत करने वाले हैं। पहला अहम नोयत का मुकदमा होगा उनकी तरफ से और आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता जो समाअत हुई थी साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बिंदयाल के दौर में, उसमें आपको बताएं कि फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में नोट के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले तक मुकदमा सुनने से माजरत की गई थी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस अहम तरीन मामले पर जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनकी तरफ से फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दिया गया है। गुज़श्ता रोज कॉज लिस्ट जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिससे 15 जजेस जो हैं वो इस मुकदमे को सुनेंगे। साबिक चीफ जस्टिस ने इस मामले पर हुक्म इम्तनाअ जो था वो जारी कर रखा था। तमाम जस्टिस काजी फाइज ईसा। नीलम आप कैमरे पर आ सकती हैं, आपका कैमरा इस वक्त ऑन हो चुका है ताकि हम आपको देख भी सकें, आपके पीछे के मनाजिर भी हमें नजर आएंगे कि क्या चल रहा है। जी सहरिश, मैं सामने आ रही हूँ कैमरे के। नीलम हम आपसे बिल्कुल ये जानना चाहेंगे कि इस्तकबाल के मौके पर यहाँ पर कौन कौन मौजूद था जब चीफ जस्टिस साहब का आज पहला दिन था वो और पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो माहौल क्या था? जी बिल्कुल, आपको बताती चलूँ सहरीश कि आज बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहला रोज है और ऐसे में आपको ये भी बताती चलूँ कि जी कहिए। जी नीलम आपकी आवाज आ रही है? अच्छा, हम आपसे फिर से कौन बड़ा दिन है, बड़ा केस है, वहीं नया आगाज़ है और बड़ी अच्छी बात है। आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ इससे पहले भर्तियां हुई हैं, बाकायदा नामों के साथ उनकी लिस्ट भी सामने आई है कि भाई ये भर्तियां किस तरह और कैसे हुई हैं। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा कि जी मैंने कंडक्ट को बेहतर करना है, सुप्रीम कोर्ट के फेवरेटिज्म को ख़त्म करना है, मसाइल को हल करना है। तो बड़ा वेलकमिंग और बड़ा ज़बरदस्त ये आगाज़ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमेशा से हम सुनते आए हैं कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का नहीं, और अब इंसाफ का दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी शुरुआत होगी और खुशाइन साबित होगा। खैर आगे पूरा दिन है, अभी हमें इसी प्रोसीडिंग के ऊपर जो है वो बात करनी है। ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे नाजरीन। अब बात कर लेते हैं गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ है। जी हाँ, भारत एशिया में क्रिकेट का नया हुक्मरान बन गया है। यही नहीं बल्कि भारत ही वो मुल्क भी बन गया जिसने एशिया कप का टाइटल 8 बार अपने नाम कर लिया है। कल फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त हुई और दूसरी जानिब एशिया कप के बाद सबसे बड़ा मार्का यानी वर्ल्ड कप भी तकरीबन जो है वो रेडी ही है और अगले महीने से जो है वो हम
वर्ल्ड कप के मैचेस भी देखेंगे। और इस अहम वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत सारे मसाइल का शिकार है नाजरीन, जिनमें सिलेक्शन के मसाइल हैं, फिटनेस के मसाइल हैं और दीगर मसाइल भी शामिल हैं। फिर बात करने के लिए साजिद खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम फ़हीम खान शहरिश, आप दोनों को बहुत बहुत वालेकुम सलाम। और यकीनी तौर पर जिस तरह पैकेज चलाया है और क्रिकेट का IMF जो है वो जीत गया, क्रिकेट IMF छा गई इंडिया, यकीनी तौर पर क्रिकेट का IMF है और उसने अपनी ये खूबसूरत क्रिकेट से खेल के तीनों फॉरवर्ड में एक बेहतरीन टीम शेप में दिखा के मैच जीता और यकीनी तौर पर उनको मुबारकबाद हो। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जिस तरह फ़हीम शहरिश हम बात करते रहे, हमेशा बैकअप के लिए बात करते रहे, टैलेंट के लिए बात करते रहे, मगर दोस्ती यारियां, हाईली ग्रुप बंदी, उरूज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यकीनी तौर पर कुछ दिन पहले शहरिश फ़हीम हमने बात की थी ज़फ़र साहब हटेंगे नहीं हटेंगे, मगर अब तक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है क्या वो श्रीलंका गए थे, मेरी इतला तो ये इस्लामाबाद में मौजूद हैं और 2 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल जो कैसीनो में थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई। बहुत सी चीज है। साजिद भाई ये बिल्कुल आपसे मैं इस पर हम लोग बिल्कुल राय लेंगे। मुझे आप ये बताएगा कल का मैच फिक्स्ड था या नहीं, आपकी राय क्या है? मेरी राय 100% फिक्स था। जरा ये बताते हैं जिस तरह का वेदर है, टॉस जीत के दुनिया की कोई भी ताकत होगी पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगी जब पिच पे नमी थी, और कोई भी ऐसी बॉलिंग मोहम्मद जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, क्या घुमरा जिस तरह बॉलिंग करते, वर्ल्ड क्लास बॉलर उनके पास मौजूद हो। और जब रोहित शर्मा से भी पूछा था वो भी यही कह रहे थे अगर मैं टॉस जीतूंगा तो पहले बॉलिंग करने को तरजीह दूंगा। तो ये यकीनी तौर पर जो क्रिकेट का IMF है वो तो छा चुका है जो 2012 के बाद। माजरत के साथ मैं आपसे डिसएग्री करूंगा यहाँ पर, क्योंकि जिस वक्त टॉस हो रहा था उस वक्त धूप निकली हुई थी और उसके बाद 1 घंटे तक बारिश हुई है, जिसके बाद उसको कवर किया गया पिच को और उसकी वजह से पिच में नमी आ गई। तो जो उन्होंने बैटिंग का फैसला किया था वो दुरुस्त था माजरत के साथ, लेकिन यहां पर डिसएग्री मैं करूंगा। और सिराज की बॉलिंग अगर आप देखें तो वो हवा में स्विंग हो रही थी, जो कि बहुत ही रेयरली होता है। इन स्विंग आउट स्विंग सीम पड़ रहा था, वो बेहतरीन बॉलिंग करा रहे थे। सर देखिए मसाला तो होता है, इंडिया को हम ये हरा के कह दें नहीं बड़ा पैसा है, उन्होंने टूर्नामेंट बेड़ा गर्क किया, लेकिन श्रीलंका बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम, पर इंडिया ने उनसे अच्छा खेला। ये मेरी राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं। देखिए फ़हीम खान, यकीनी तौर पर आपकी अपनी राय का मैं एहतराम करता हूं। मैं टॉस पे बैटिंग की बात नहीं कर रहा, बॉलिंग की बात कर रहा हूं। टॉस कौन जीता था? श्रीलंका जीता था और श्रीलंका ने जो फैसला किया वो। और जिस तरह मोहम्मद की बात कर रहे हैं तो मोहम्मद यकीनी तौर पर फक्र इंडिया है और वो उसकी तो कोई दो राय है नहीं। अगर वो 4 रन ओवर थ्रो को ना हो तो उसने तो वो कैरियर बेस्ट की वो बॉलिंग की। मिसाली तौर पर ऐसे मोहम्मद खिलाड़ी जिस तरह इंडिया की टीम में आया और जिन्होंने 6 विकेट ली, मिसाली उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, के की बात करें, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। उनकी टीम, उनकी बैकअप, उनके एनालिस्ट, उनकी तो ये चीज को सराहना चाहिए। वो मुल्क के लिए खेलते हैं और टीम को बनाने में एबिलिटी। अच्छा साजिद साहब, मुझे ये बताइएगा, अब इस सारी सूरत हाल में हमने ये देखा है कि श्रीलंका को अच्छा खासा हैवी लॉस हुआ है, डेंट पड़ा है, और वो भी एक ऐसे मौके पर जब वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर है। इस कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करने में उनको कितना वक्त लगेगा, या फिर आपकी राय क्या है? वक्त लगता है, डेंट पड़ा भी है या नहीं पड़ा? देखिए, डेंट पड़ा किसी भी दुनिया की टीम में, हर टीमों के साथ मसाइल हैं। कोई भी टीम 100% फिट नहीं है, खिलाड़ी हो, ऑफिशियल हो और माली। जिस तरह ये आपने यकीन तो बात की, ये तो चीज़ चलते हुए आ रही है, मगर उनके पास बैकअप है। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारियां की हुई, बैकअप जरूरी तौर पर है, उसमें कोई तो डेंट तो हम मानते हैं उनको पड़ा है। उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ डू एंड डाई, जो जमान के आखिरी ओवर में अगर रिजवान वो स्टंप कर लेते, कैच पकड़ लेते, तो आज हम फाइनल खेल होते। और जिस फाइनल का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई थी। मगर क्रिकेट में ये चीजें होती हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग, फ्रंट ऑफ लीडिंग, वो तो हमारी गलतियां थी। हमने अपनी फील्ड को इस तरीके से सेट किया कि बेचारे जमान के ऊपर जो है वो ब्लेम आ गया। खैर, वो जो हो गया सो हो गया। अब वर्ल्ड कप सामने है। साजिद भाई, आपको लगता है कि इस वक्त बैकअप पे फोकस किया जाएगा, या वही होगा कि जी एंड टाइम के ऊपर धानी और जमान को फोन किया जाएगा, उनके वीजे लगाए जाएंगे, नहीं लगेंगे, जब वो पहुंचेंगे तो मैच भी हो जाएगा? सरफराज, अबरार, ये लोग क्या करेंगे? मतलब अबरार का नाम तो सुन रहे हैं कि आ गया है रिजर्व में, अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ, पर सरफराज के बारे में क्या सोचा जा रहा है? उसे खिलाया जाएगा या नहीं?
देखिए सरफराज को तो आपको टीम में रखना चाहिए, कोई शर्म करे, कोई हया करे। 5 ओडीआई खेले हैं, 30 रन बनाए हारिस ने, खुला खुला मेरिट का है। हमें सरफराज पसंद नहीं है, हारिस पसंद है, और नंबर 5 पे खेलने हैं। और चचा से ऊपर भेजा जा रहा है। चचा जो यकीन जो सेंचुरी बना चुके हैं, इफ्तिखार, उससे ऊपर उसको 5वें नंबर भेज जा रहा है। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई रिजवान साहब, ये आपकी अपनी दोस्ती नहीं है ना, सरफराज से दोस्ती नहीं है ना, क्या करें बाबर की। नहीं, बाबर की दोस्ती है। आज देखें, आज 2 लड़के सामने आ गए ना, अब शाहीन सामने आ गए, लड़ाई हुई ना, हमने आपने ब्रेक की थी खबर, हमने शहरी फहीम आपने खबर ब्रेक की, हमने तरीके से ब्रेक की। पाकिस्तान के ड्रेस में लड़ाई, हमने नाम मेंशन नहीं किया, हमें खबर पता थी, ऑन रिकॉर्ड स्क्रीन पे मौजूद है, फेसबुक पे मौजूद। जिस दिन हमने आपने बात की शाहीन की फिटनेस पे बात की कि आपको मुबारक हो शहरी, आपको कितने दिन पहले हमने नसीम शाह का कह दिया था अनफिट है, 200% अनफिट है। अच्छा साजिद भाई, मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स जो कि साबिक हैं या फिलहाल नहीं खेल रहे, उनके व्यूज़ सुने हैं सरफराज को लेके कि जब उनसे कैप्टनसी पे बात हो तो वो सैफी भाई कहते हैं कि जनाब उन जैसा कोई भी नहीं है। ये सरफराज के पॉलिटिक्स का शिकार हैं जो उनको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा कि दूसरी ऑप्शन एज अ कैप्टन मिल सकती है। आप इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या समझ रहे हैं? देखिए बाई बर्थ वो कप्तान है, और जो भी बात कर रहा है उसके अंडर वो कप्तानी कह रहा है, और बाई बर्थ कप्तान बनना। आप मुझे बताइए, अगर इंडिया के खिलाफ एक साबिक वजीर आजम के कहने पे उसने टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं की, ये गलती है। उसके बाद तो दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, उसको टीम से ओडीआई टीम से बोला तुम ड्रॉप हो जाओ, टेस्ट मैच से ड्रॉप हो जाओ, 2020 की कप्तानी करो। उसने बोला मैं इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। टीम उसने नहीं छोड़ी, खुद हटा सकते हो उठा दिए। और मोहम्मद जो इम्पोर्ट होकर आए थे इंग्लैंड से, वो एहसान मानी के दौर में वसीम खान, उन्होंने वो मैचेस फैसलाबाद में दिया, और सरफराज ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। और आज सरफराज ने उसके बाद जो कम बैक किया है, जो क्रिकेट खेली है, वो मुल्क के लिए खेली है। भाई मुल्क की बात करें ना आप, क्या मेरे लिए सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के, कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं है। आप मोहम्मद हसनैन जो बच्चा है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, हैदराबाद का बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं साजिद भाई, लेकिन मसला सारा ये है कि इनके टैलेंट को अपनी दोस्ती का चश्मा उतार के देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आप हमारे साथ थे। वक्त की किल्लत की वजह से आपकी बात जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, उसकी ब्रेकिंग नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, अब आप बताएं आप क्या नया बता रहे हैं? भाई नया तो यह है कि बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि करने की है कि जी भारतीय नौजवानों ने, मतलब नौजवान ने, मर्द नौजवानों में सबसे लंबे बालों का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिखाया। जी हाँ, नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो शामिल कर लिया है। 15 साला ये कुलदीप होता है वैसे तो, लेकिन ये जो शायद कुलदीप है, इनका नाम मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, वो बुरा नहीं मनाएंगे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ भाई, बुरा ना मानना प्लीज। कुलदीप सिंह ने जो है वो आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, ये 15 साल की उम्र। वैसे भाई मैं आपको बात बताऊं, ये सिंह है, मैंने अक्सर देखा है जो सिख बरादरी है ना, उनके बाल वो बाल कटवाते भी नहीं है। और इनके बाल माशाल्लाह जितने हेल्दी और जितने वो लंबे घने होते हैं ना, मेरा ख्याल है कि आजकल की जो जनरेशन है उनके बालों की तो कमी है उन्हें, लेकिन इनके बाल मुतासिर नहीं हुए। खवातीन मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं शायद इनके बालों की वजह से, क्योंकि इनके बाल बड़े घने होते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि अगर आपके बाल इतने लंबे हो जाएं कभी, जो कि होंगे नहीं, तो उन्हें धोया कैसे जाता है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात हम करते हैं गरीब की सवारी की, क्योंकि गरीब की सवारी आजकल अहमियत उसको काफ़ी मिल गई है, क्योंकि पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया है। तो मोटरसाइकिल एक ऐसी सवारी है जो बेहतरीन है आजकल के हिसाब से। और अगर मोटरसाइकिल रोड पे चलने के अलावा, आपने पहली बार सुना होगा कि मैंने भी पहली बार सुना है कि समंदर में भी चलती है। कैसे चलती है ये फ़हीम हमें बताएंगे। नहीं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप जानती हैं कि मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए पेट्रोल 111 रुपये लीटर है। क्या ये बात आप जानती हैं? हाँ, बिल्कुल सब्सिडी मिल रही थी ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 3 लोग एक मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएंगे और डिवाइड करेंगे तो 111 रुपए का पड़ेगा। तो ये उनके लिए एडवाइस भी है। खैर नाजरीन, बहुत ही ऐसी चीज़ें बनाने का शौक़ रखते हैं जो कि दुनिया में इक्का दुक्का ही आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर एक स्टीमर बाइक भी जो है वो इन्होंने बनाई है। इसके साथ साथ एक 16 फीट लंबी बाइक भी जो है ये बना चुके हैं, और वो 2 टायर्स पे ही चलती है। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने तैयार की हैं। कमाल का कारनामा जो है ये है, रेस्क्यू के काम भी आ रहा है, और 2 मील तक समंदर के अंदर सफ़र किया जा सकता है। अली मोहम्मद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उर्फ अली जिगरू साहब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो सर। अच्छा, सबसे पहले जो बात मेरे ज़हन में अली साहब आ रही है वो ये आ रही है
कि इस पर मैंने देखा है कि एक तो पुलिस का झंडा भी लगा हुआ है, माशाल्लाह आप प्राउड फील करते हैं जिस भी महकमे को आप सर्व करते हैं। दूसरा, आपके पीछे एक हजरत बैठे हुए इस वीडियो में देख रही हूँ मैं, तो क्या आप किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं या फिर बस अपना शौक पूरा कर रहे हैं? मैं मकसद अपना शौक ही पूरा कर रहा हूँ, इसलिए कि आजकल के टाइम पे इतनी महंगाई है, शौक ही पूरा हो जाए बड़ी बात है। नहीं समझे, शौक पूरा कर रहा हूँ मैं कि मकसद अपने पाकिस्तान के लिए नई नई चीज़ें ईजाद कर रहा हूँ कि एक नई चीज़ हो, यानी पूरे पाकिस्तान में मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ही हो वो चीज़, मगर पाकिस्तान के लिए वफ़ कर रहा हूँ कि भाई जो भी है, अगर पाकिस्तान को मेरी खिदमत की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंशाल्लाह। हमारे पाकिस्तानी इतने शदाई हैं ना जिनको समंदर में बहुत आगे जाने का शौक होता है, जो बाजुका जान से ही चले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप ये इस पर ऑफर लगा देंगे ना कि भाई पर राइड या फिर ये आगे तक सैर कराने का भी एक सिस्टम, तो बहुत लोग आएंगे। बस ख्याल कीजिएगा तीसरे में तुम और चौथे में तुम पॉइंट ना हो जाए इसके साथ कुछ। बाकी ये है कि बड़े बेहतरीन जो है वो आपने ये रेस्क्यू के लिए बनाया हुआ है और आला काम कर रहे हैं। 16 फीट की आपने एक बाइक बनाई है, किसी को डूबे तो सही, अभी खुद डूबा ही नहीं है तो बेचारे किसे बचाएंगे। मतलब डूबते को तिनके का सहारा जरूरी है, तिनका ऐसे ही घूमता रहेगा समंदर में। ये तो मेरे दिमाग में यूँ आया है कि बारिश में अंडरपास भर जाते हैं ना, तो मैं जा रहा था यही गाड़ी लेके क्लिफ्टन जा रहा था, दोस्त मेरा पीछे बैठा हुआ था, तो आगे से मैंने गाड़ी टर्न कर दी, आगे अंडरपास आया, तो उसने कहा कि यार टर्न क्यों की? मैंने बोला यार 8 से 9 फीट पानी है अंडरपास में भरा हुआ है, आप मेरे को क्या? मैंने बोला अच्छा इंशाल्लाह मैं इससे निकालूंगा। तो वहाँ मेरा दिमाग जो है क्लिक किया कि मैंने बोला अभी ऐसी बाइक हमारे सदर साहब जो है ना वो एक ज़माने में बोट लेके निकलते थे जब पानी भर जाता था, तो हो सकता है वो बाइक भी आपकी बोरो कर ले कभी, अगर उनका दोबारा दिल किया निकलने का बारिशों में तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी। अच्छा, एक बाइक आपने 16 फीट की बनाई, इसके अलावा जो बनाई आपने बताया कि वो दुनिया की वाहिद बाइक है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से आपने राब्ता भी किया था, वो स्टोरी तो सुनाइए। वो स्टोरी ये है कि उनसे राब्ता किया था तो उन्होंने फीस मांगी मेरे से। कितनी फीस थी? वो $450 थी। $450। जरा मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि ताल्लुक इनका पुलिस के महकमे से रहा है और ये एक अरसा पुलिस में रहकर आए और अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये इन्होंने रिटायरमेंट ली है। तो ये देख लीजिए कि पुलिस वाले सारे जो होते हैं ना वो भाई उनके पास इतने पैसे नहीं होते, इनके पास $400-450 भी नहीं थे। ये 8 साल पुरानी बात है जब डॉलर की इतनी वैल्यू भी नहीं थी। जी सर, फिर क्या तो हुआ? वो मैं पीछे हट गया, इस वजह से किसी ने मदद भी नहीं की, आपने किसी से मदद की कोशिश भी नहीं की? मदद मैंने मांगी ही नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता मदद मांगना, अल्लाह ही देगा हमें। मदद मांगने से मिलती नहीं है मदद, अल्लाह ताला देता है। और दूसरी बात यह है कि इस बाइक ने मेरे को इतनी इज्जत दी है कि पूरे एशिया में मेरा रिकॉर्ड है। अगर कोई जिस तरीके से मैं बाइक ये चलाता हूँ और दूसरे ने ये चला ली तो मैं इसको 2 टुकड़े कर दूंगा, काट दूंगा। आप तो माशाल्लाह इसके ऊपर खड़े होके चलाते हैं और भाई ये मालिक का करम है, दिल है कि टंकी के ऊपर खड़े हो जाते हैं। 16 फीट की बाइक, ये बैलेंस कैसे हो जाता है? इसके अंदर कोई वो सपोर्टर नहीं लगे? नहीं, ये इसके ऊपर जब खड़ा होता हूँ तो तकरीबन ये रफ्तार होती है इसकी 70 से 80 की रफ्तार होती है, तो खड़ा होता हूँ। अगर स्लो होगी तो इसका हैंडल जो है कराची के सपाटर लौंडों का मुकाबला कर रहे हैं। हाँ, तो यानी अगर स्लो होगी तो ये जो लंबा इसकी हाइट लंबी है ना, ये मकसद लेंथ है इसकी, तो वो कर जाएगी। हाँ, यानी बबलिंग करेगी। जब ये रफ्तार में चलती है तो ये सीधी। अच्छा, मुझे बात बताइएगा अली साहब कि अभी जिस तरह आपने माशाल्लाह ये बाइक भी तैयार की, स्टीमर, उसके अलावा 16 फीट भी, ये जो पुर्जे लगते हैं इसके साथ, इस पे भी कैप्सूल्स लगाए हैं आपने साइड पर, ये तो बनाने पड़ते हैं खुद ही बनाते हैं आप? ये जाहिर बात है, ये बाजार में तो नहीं मिलते हैं, इसमें अल्ट्रेशन करना पड़ता है। इसमें जो इंजन मकसद कहने का है कि रक्शे का भी सामान मैंने लगाया है, अलग अलग सामान लगाया है। जो रक्शे का सामान लगाया है वो गेयर है। पानी के अंदर ब्रेक तो नहीं लगता, ब्रेक उस सूरत पे लगता है कि इंजन पंखा उल्टा घूमे, तो उसके लिए मैंने लगाया है कि जब ब्रेक मारना हो तो गेयर मार दिया तो पंखा उल्टा घूमता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। जबरदस्त। ये कितना टाइम लगा इसको बनाने में? तकरीबन मेरे ख्याल से इसको टाइम लगा है 2 से ढाई साल। अच्छा, मैंने 2 से ढाई महीने 2 से ढाई महीने अरे बाप रे। और कितनी बार प्रैक्टिस की आपने? तकरीबन 3-4 दफा। अच्छा, स्विमिंग तो आपको आती है ना? नहीं, वो आती है इतनी तो मैं नाज़रीन के लिए कह रहा हूँ कि वो रिस्क ना ले लें, क्योंकि स्विमिंग आपको आती है तो आप ये लेके निकलें, कल को पता नहीं है कि जी हर बंदा जो है वो तो लेके निकला। वो बोलते हैं ना, जो रात कब्र में हो बाहर नहीं है। अगर आपके नसीब में मौत जहाँ लिखी हुई होगी ना, तो मौत आपको खुद बुलाती है कि इधर आके आपको मरना है। अच्छा, अभी जैसा कि आप रिटायर हो गए हैं, तो क्या प्रोग्राम क्या है, क्या करना है आप रिटायरमेंट के बाद? यही काम करना है, कुछ नया करना है, या आपका जरिया मुआश अब क्या होगा? मैं वो पेंशन पे ही गुजारा होगा। बहरहाल ये है कि इस बाइक पे मैं ये सोच रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी तो मैं इस बाइक को पानी से ही हवा में उड़ाऊंगा।
ये मेरा दिमाग है अभी। अरे बाप रे बाप, खतरनाक आपके जो है ना वो एयर टैक्सी। दिमाग के काम चल रहे हैं। मुझे बताइए, कुछ अरसे पहले, तकरीबन 7-8 साल पहले, राजू हिरानी नाम का कोई बंदा तो आपसे नहीं मिला था इंडिया में? क्योंकि उसने जो 3 इडियट बनाई है ना, वहाँ एक फुनसुक वांगड़ू मौजूद है और यहाँ हमें वो रणछोड़दास शामरदास छाछड़ दिख रहा है जो कि ये काम कर चुका है। मतलब लिटरली हमने मूवी में देखा है कि वो सारे पुर्जे पुर्जे जोड़ जाड़ के काम कर रहा है। ताल्लुक आपका पुलिस से, इंजीनियरिंग आपने पढ़ी नहीं है और उसके बावजूद आप जो चीजें बना रहे हैं, 16 फीट की लंबी बाइक आपने बना दी जिसे आप खड़े होकर चला रहे हैं, ये आपने स्टीमर बाइक बना दी और अब आप कह रहे हैं मैं उड़ाने वाली बना दूंगा। लोग हंस रहे होंगे लेकिन मुझे यकीन है कि आप बना डालेंगे, क्योंकि आपका माइंड ऐसा है, आप जो सोचते हैं वो कर जाते हैं। वो मालिक का करम है कि जाहिर बात है कोई भी चीज़ आदमी बनाता है ना तो एक दफ़ा फेल होती है, 2 दफ़ा फेल होती, 3, मगर मेरा ये करम है मालिक का कि जो भी चीज़ बनाई फर्स्ट टाइम पे बनाई है और वो कामयाब हुई। अच्छा, आपकी शादी भी पहली चल रही है? शादी भी फर्स्ट टाइम बनाई, शादी भी पहली चल रही है ना, अब हम मान गए कि जी फर्स्ट टाइम। वैसे आपके बच्चों को दिलचस्पी है इस तरह के कामों में? मसला ये है कि बच्चे नहीं हैं तो ये मकसद मैं मस्तियाँ करता हूँ। अगर बच्चे होते तो वही होता है कि किसी को पेंसिल नहीं है, किसी के पास कापी नहीं है, किसी के पास चड्डी नहीं है, किसी के पास पैम्पर आपका सबसे मेन काम है बेटा, पैम्पर खत्म हो गए। हाँ, तो ये मेरे को तकरीबन मेरे ख्याल से 38 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है। चले तो अल्लाह पाक तो ये बस ये शौक ये पाल रहा है, शौक ने जवान रखा हुआ है मेरा। जब तक इंसान को शौक होता है ना तो जवान रहता है, शौक जहाँ खत्म इंसान भी खत्म। अच्छा, आपकी जो मशहूरी है वो है अली जिगरू। अली जिगरू, तो ये आप अपने यानी दोस्तों के जिगर हैं? ये दोस्तों के भी या जिगर ये है, घर से खिताब मिला हुआ? नहीं, दोस्तों के भी जिगर है, घर के भी जिगर है, ये जिगर का जमा जिगरू है। हाँ, वो तो है बिल्कुल। तो आगे इस बाइक को उड़ाने के अलावा और क्या बनाने का सोचा? ये सोचा है कि 16 फीट वाली बाइक को लेकर के पाकिस्तान का एक टूर किया जाए या पाकिस्तान के अलावा कहीं जाया जाए? मैंने काफी सोचा कि भाई पूरे पाकिस्तान का टूर करूं, मगर जाहिर बात है इसके अखराजात कौन करेगा, इतना तो मेरे पास नहीं है पेट्रोल। मेरे पास पेट्रोल खाली बलूचिस्तान तक का था तो वहाँ गया, मैं इधर घग्गर फाटक का था वहाँ गया। जाहिर बात है पेट्रोल तो लगेगा ना, इतनी है मेरी गुंजाइश नहीं है। एक बात बताएं, जब आप निकलते हैं बाइक लेके, स्पेशली 16 फीट वाली, फुट वाली, तो क्या लोगों का रिस्पांस क्या होता है? लोगों का रिस्पांस ये होता है कि मेरा 1 से 1.5 किलो खून बढ़ जाता है जब लोग मेरे को मकसद सेल्फियां लेते होंगे, सेल्फियां लेते हैं तो मेरा खून बढ़ जाता है। बस जाहिर है जब आपकी बनाई हुई किसी चीज की जो है वो तारीफ होगी तो फिर आपको अच्छा ही फील होता है। अब ये इसको जो आपने उड़ाने का सोचा हुआ है, जी, ये क्या चीज देख के आपके जहन में आया कि यार ये उड़ान के पैराग्लाइडिंग या पैरासीलिंग वगैरह तो नहीं देख ली थी आपने? इसमें 2-3 तरीके हैं उड़ाने के। एक उड़ाने का तरीका है कि अगर इंजन बंद भी हो गया तो इंसान आराम से नीचे उतर जाएगा। अच्छा। और एक तरीका है कि इंजन बंद हो गया तो वो ऊपर ही जाएगा। अच्छा, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट है? हाँ, डायरेक्ट फ्लाइट। नहीं, वो वाला ना बनाइएगा। हाँ, तो वो उसी के अंदर मैं मकसद थोड़ा सा कश्मकश में हूँ। जाहिर बात है अगर पैसा आएगा तो बनाऊंगा मैं। अच्छा, वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि आपको तो खैर जाहिर है आपने चीज़ बनाई है, आपको इसका पता है और आप समंदर के बीच में इसको चला भी रहे हैं, तो आपसे क्या लोग रब्ता करते हैं या डरते हैं कि भाई ये कहीं आगे जाके बंद हो गई तो कहीं हमारी वापसी ना हो पाए? नहीं, लोगों ने राब्ता तो नहीं किया। मकसद मैं जब समंदर में जाता हूँ किसी लॉन्च वाले देता हूँ तो वो डर जाता है, बोलते पता नहीं क्या चीज़ आ गई है तो भागते हैं। अली साहब, अब आपकी बाइक की जो है ना वो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि अब जो खबर आ गई है ना वो है जी कराची वालों के लिए, और कराची वाले हो जाएं तैयार क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज शहर कायद में बारिश की पेशगोई कर दी है। आज शाम से हल्की बारिश का शुरू होने का इम्कान है और ये सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। जबकि मुल्क के दीगर शहरों की बात करें तो इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब के कई शहरों में भी आज बारिश का इम्कान मौजूद है। अच्छा, वैसे मैं कहूँगी तुसी रह नहीं दो ना, बारिश की जब बात होती है तो बारिश उस तरह से होती नहीं जैसी बंदा सोचता है, एक्सपेक्ट करता है। नहीं, हाँ, सरदार सरफराज साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं महकमा मौसमियात से, उनसे पूछते हैं कि इस बार भी क्या बारिश वाकई होगी या ये बस खबरें हैं या फोरकास्ट ही होता है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, कितनी बारिश, कब से बारिश और वाकई होगी भी या नहीं? देखिए जी, पूरा इम्कान है बारिश होने का, इसलिए कि लो प्रेशर एरिया जो पहले पूरा अगस्त तक इधर पूरे अगस्त के दौरान सिंध और बलूचिस्तान की तरफ कोई मूव करके नहीं आया था, तो अब की दफा जो है ना वो बे ऑफ बंगाल से होता हुआ सेंट्रल इंडिया से इस वक्त राजस्थान पर मौजूद है। और कल भी थरपारकर, उमरकोट और बदीन में अच्छी बारिश हो चुकी है, तो वही सिलसिला आगे बढ़ेगा। कराची समेत सिंध के बेशतर जो अजला हैं उनमें रहेगा, अगले दो दिन एटलीस्ट उसके असरात रहेंगे। तो आज तो कहीं स्कैटर्ड सी बारिश होगी कराची के, खासकर मुज़ाफ़ाती इलाकों में हो सकती है, और कल और परसों फिर पूरे शहर में इम्कान है
कि अच्छी बारिश हो जाए। अच्छा सरदार साहब, ये भी बता दीजिएगा कि कितनी बारिश का जो है वो इम्कान है, कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि उस हवाले से शहरी जो हैं वो तैयारी कर लें। लेकिन जनरली तो मॉडरेट बारिश है, लेकिन किसी इक्का दुक्का जगह पे आइसोलेटेड हैवी फॉल भी हो सकते हैं, जैसे कि हो जाता है अक्सर कराची में। सही। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट का कोई ऐसा तो तवक्को तो नहीं है जी? क्लाउड बर्स्ट की कोई तवक्को तो नहीं है अभी फिलहाल? क्लाउड बर्स्ट ऐसी चीज है कोई आप पेश की वो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा। ये कि मतलब कुछ देर के लिए कहीं ज्यादा बारिश हो जाए तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, कुछ खासकर मुज़फ़्फ़राती इलाके जो। सही। सरदार साहब, एक बात जो कि मुझे आप ज़रा डिटेल में बताएं, ये वाकई अब आगे सर्दियां आ जाएंगी या फिर ये गर्मी का स्पेल फिर से लौट कर आएगा? क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले दिनों मौसम बहुत अच्छा था, फिर से लोगों ने एसी चला लिया, ये रात में हल्की बारिश हुई है तो कुछ ठंडा हुआ है। क्या रहेगी आगे सिचुएशन, स्पेशली कराची में? देखिए, ये स्पेल जो है इसके अभी तो 2 दिन की गर्मी है, आज और कल जाहिर है। पहले गर्मी होगी, फिर शाम में बिल्डअप होकर बारिश के चांसेस बनेंगे, तो उसके बाद अक्टूबर तो रवायती तौर पे गर्म होता है कराची में। आपको पता है मई के बाद दूसरा गर्म तरीन महीना अक्टूबर का हुआ करता है, तो न सर्दी तो कहीं तो नवंबर के मिड के बाद या दिसंबर में ही होती है कराची में। सही। तो यानी कि हम ज़्यादा खुश ना हो कि बारिश के बाद कुछ मौसम ठंडा हो जाएगा, गर्मी फिर से आनी है। गर्मी किस नौयत की होगी? हीट वेव का खदशा तो नहीं है ना? नहीं, फिलहाल हीट वेव का कोई खतरा नहीं है। सही। अच्छा, पंजाब गर्मी साइड जाहिर है कि जी अक्टूबर की शुरू होते ही गर्मी हो जाती है ना कराची में, मतलब धूप तेज होती है अमूमन, क्योंकि उस वक्त क्लाउडलेस स्काई हो जाता है, सी ब्रीज थोड़ी डिम एक तरह से ना वो हो जाती है, लाइट हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसके नतीजे में ड्राई विंड होती है तो गर्मी बढ़ जाती है। अच्छा, लाहौर में भी आज बारिश हुई है, कल रात में भी, और मौसम बड़ा अच्छा है। पंजाब साइड पर क्या सूरत हाल रहेगी? जी, उधर भी है बारिश। ये जो स्पेल है ना, ये अगले 2 से 3 दिन तक रहेगा, खासकर जो ईस्ट पंजाब है उसमें लाहौर हो गया और ऊपर गुजरांवाला, नारोवाल और फिर नीचे साउथ पंजाब का इलाका भी और ईस्ट बलूचिस्तान भी, इन तमाम ही एरियाज में अगले 2 से 3 दिन तक ये स्पेल चलेगा। सही। चले जी सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया। और जनाब, हल्की फुल्की बारिश होगी, पकौड़ों का मौसम चाय के साथ, तो इंजॉय करना है आपने भी और हम भी इंजॉय करेंगे। अल्लाह करे किसी के लिए जहमत ना बने। समटाइम हल्की बारिश से भी ना वो जो खस्ता हाल छतें होती हैं वो गिर जाती हैं। ऐसा ही है जी, छतें गिर जाती हैं, लेकिन कराची वालों के नसीब में तो बारिश हो नहीं पा रही है। पता नहीं कब होगी बारिश, और जब होगी तो बस हमारी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि खैर की बारिश हो, ऐसी ना हो कि जिससे लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजाब हो जाए, लोगों का जीना मुश्किल हो जाए, उनका कारोबार तबाह हो जाए और घरों का निज़ाम धर्म भरम हो जाए, जानी नुकसान भी ना हो। अगर ऐसी बारिश होनी है तो बिल्कुल, और अगर नहीं होनी है ऐसी बारिश तो फिर तो हम बारिश की दुआ भी जो है वो नहीं करते। सही बात है। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि अब कुछ थोड़ा सा बारिश की जहाँ बात हुई है तो जरा कुछ मौसीकी की बात भी हो जाए। वाह, क्योंकि पकौड़ों के साथ जो है वो मौसीकी जरूरी है। क्या बात है। वैसे तो गजलें ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ माहौल बन जाएगा। मशहूर ब्लॉकबस्टर फिल्म है RRR, तो इसका एक गाना जो कि सबको याद होगा आया था। नाटू नाटू बेहतरीन गाना भाई, ऑस्कर के अंदर गया था और एशिया की रिप्रेजेंटेशन हुई थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर था। और इसे जो है वो जूनियर NTR के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। रामचरण भी इसके अंदर मौजूद थे, दोनों को ऑस्कर मिला बेहतरीन डांस मूवमेंट की वजह से, और सुपरस्टार स्पेक्टिकल में ये जो है अवार्ड इसको मिला है और मेगा टाइटल भी मिला है। और इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे नाम हैं, सेंट रोल्स है, बेकी लंच है और जॉन सीना समेत कई गैर मुल्की और भारतीय पहलवान एक्शन में नजर आए हैं इसी गाने के ऊपर परफॉर्म करते हुए। ये आप देख भी सकते हैं, डांस भी हो रहा है, सेम स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं। नातू नातू की जो धूम थी वो सबने सोशल मीडिया पर भी फिर देखी है, जो नहीं भी देख सके तो ये सार्फिन को भा गया है। WWE के रेसलर्स हैं जिन्होंने मिलकर इस पर डांस किया है, तो क्या बात है, बड़ा वैसे माहौल बना हुआ था रिंग में भी। वेरी गुड। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो बजे दें कि इसके स्टेप्स करके दिखाएं। भाई ये 2 लोगों का गाना है, इस पर 2 लोग डांस कर सकते हैं, एक नहीं कर सकता। आप में से अली साहब कभी डांस वांस भी किया है या नहीं? नहीं, डांस की जब इतने जिंदा दिल हैं आप और बाइक खड़े होके चलाते हैं तो शायद नाच गाने का वो तो जवानी में, आपने कोई सर पे कपड़ा बड़ा बांधा हर आदमी मकसद एंजॉय करता है। जवानी में क्या अल्लाह अब आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। जब आदमी का बुढ़ापा आता है ना तो उसकी नज़दीकी आती है कब्र की, तो फिर उसको लाजमी सुधरना पड़ता है। अल्लाह ताला हिदायत देता है, और जो बुढ़ापे में भी नहीं सुधरा तो अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं दी, समझो। बेशक ऐसा ही है, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। लेकिन यह है कि आपकी बाइक की ज़रूरत अगर पड़ गई
तो और ये बारिश होती है 2 दिनों के अंदर जो कि बताया जा रहा है हाजिर हूँ। तो आप निकलेंगे, मतलब रोड पे निकल आएंगे, कैसे इसको कैरी कैसे करेंगे? मतलब ये रोड पे भी चलेगी? रोड पे भी चलती है ना, इसमें अच्छा। यही तो एक खासियत है कि एक ही इंजन से कैप्सूल उतार देते होंगे आप? नहीं, कैप्सूल लगे हुए होते हैं, कैप्सूल लगे हुए होते हैं, रोड पे भी चलती है। जब आपको पानी में लेके जाना है तो कैप्सूल को नीचे कर दो, पानी में भी चलेगी। अच्छा, वो फोल्डिंग सिस्टम है। अच्छा, फोल्डिंग सिस्टम है, तो उतर के करना पड़ते हैं? नहीं, हाँ जाहिर बात है, उतर के ही करने पड़ते हैं। मेरे पास तो अब वो जेम्स बॉन्ड की गाड़ी में था। नहीं, वो तो इसमें भी हो सकता है, मगर पैसा कहाँ से लाऊंगा? मुझे ये बताइए कि ये पानी के अंदर जब चली जाएगी और साइलेंसर वगैरह इसका पानी में होगा, पलक शार्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, सब वाटर प्रूफ किया हुआ, हर चीज उसका वाटर प्रूफ किया, पूरी भीग भी जाएगी। कितने पैसे लगे थे बनाने में? तकरीबन इसका 1 से 1.5 लाख रुपए लगा मेरा। गाड़ी समेत, बाइक समेत। चलो 70-75 की तो बाइक, हाँ बाइक समेत लगी। अच्छा, और ये बाइक भी आपने नहीं ली, अपनी पुरानी बाइक? पुरानी बाइक जो मैं चला रहा था ना, उसी को मैंने अल्ट्रेशन किया है। वो तो हर बाइक पे अल्ट्रेशन हो सकता है। मेरा तो ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि जिसके पास हुनर हो वो कभी भी भूखा नहीं रहता। तो अगर आप रिटायर भी हो गए तो आपको तो ये मैकेनिक्स का काम इतना अच्छा आता है कि नहीं, वो तो है, मालिक का करम है, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है। भूखा तो अल्लाह ताला किसी को भी नहीं सुलाता, नहीं समझे। मगर ये है कि अब जाहिर बात है, हिम्मत की भी बात होती है ना। अब हिम्मत नहीं है, अब अपने ही काम हो जाए, तो बड़ी बात है। शौक क्या है आपके? भाई यही बाइकों का ही शौक है मुझे। अब जो बाकी तो उन्होंने बताया ना, उम्र हो गई है, अब सुधर जाए। तो मैं तो ये कहूँगा अली साहब के बाइक के ऊपर एक राउंड, मतलब कोशिश करें, हो सकता है हुकूमती इमदाद जो है वो हो जाए। नहीं, मैं तो मैं बड़े शौक से, अगर आप कभी राउंड पे निकलेंगे और मुझे देखिए, मैं तो बैठ जाऊंगा पीछे बाइक के। नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इसके ऊपर ना एक टूर ज़रूर करें, और वो भले हुकूमती नुमाइंदों से जो है वो आप रब्ता करें, और टूरिज़्म जो हमारी मिनिस्ट्री है उनसे रब्ता करें। आप राब्ते में आके आप अपील कर सकते हैं हमारे टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए। लेकिन इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जो बाइकर्स होते हैं ना, इनकी एक पूरी सोसाइटी है, ये पूरी दुनिया में जाते हैं। अभी हमारे पास एक कुछ अर्से पहले जर्मनी की एक खातून आई हुई थी, वो पूरी दुनिया का टूर करके आई थी। आप एटलीस्ट इस रीजन का टूर कर सकते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अजरबैजान, ये जगहें आती हैं। बेगम को लेके जाए ना, वही खुश हो बात जाएंगे। बिल्कुल सही है, मगर हर चीज के लिए बड़े साहब पैसा चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि आप मिनिस्ट्री से जो है वो आपके पास स्क्रीन है, हम भी आपकी तरफ से अपील कर रहे हैं, और आप भी जो है वो राब्ता मैं तो खाली हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि गरीब लोगों के लिए जो पेट्रोल महंगा किया है, सस्ता कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो गरीब लोग हैं, जो रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले, उनके लिए पेट्रोल सस्ता कर दो, कि जो बेचारे, मकसद कहने का, अपना रोजगार चलाए। चले, फिर आपका टूर भी मुमकिन है जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हाँ, जाहिर बात है, पेट्रोल सस्ता होगा तो मैं अपनी जेब से भी लगा। चले जी, बहुत शुक्रिया अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और इसी तरह मजीद नई नई चीजें बनाते रहें, हम आपको बुलाते रहेंगे, खुद भी खुश होते रहें आप। अभी सर हमें तीसरे में तुम चौथे में गुम होना है, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया है। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में, और आपको एक दफ़ा का जिक्र सुनाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम हमारे स्टूडियो में सहरी साहिबा जो हैं वो अपने साहबजादे को लेकर आ गई, और फिर क्या हुआ ये एक खाके की शक्ल में आपको दिखाएंगे, देखिए। As you approach the Twin Bridges, but not bad, and your drive times are looking good. So you can see Twins down to I-90, only 7 minutes. Almost done. Meteorologist Alyssa Carapace is up next with your forecast. Very good. अच्छा, इस सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन मैं इस तरह से कर सकती हूँ फहीम, कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं कि आप ऑन स्क्रीन क्या बोल रहे हैं, और मज़ीद कोई आवाज़ आती है या फिर कुछ ऐसी हरकत हो कि जिससे कि आपके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो, आप वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बस अभी कुछ हुआ। अच्छा, मैं ऐसे मौके के ऊपर जो है ना वो मैं घुल मिल जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ आ जाओ बेटा तुम कर लो, हाँ मैं ऐसे हो जाता हूँ लिटरली। अच्छा, मजे की बात बताती हूँ, एक दफ़ा वाकई जब ऐसा हुआ कि मैं ले आई, तो मैं मेरे साथ मौजूद थी एक एनालिस्ट, मैं रिकॉर्ड करवा रही थी शो, और सामने से मुझे हर थोड़ी देर के बाद आवाज़ आ रही थी, मम्मा मोबाइल नहीं मिल रहा, मम्मा ये मोबाइल नहीं दे रहा। मैं दूर से इशारा करी, जब कैमरा किसी और की तरफ कट हो के आहिस्ता, लेकिन नहीं। वेरी गुड। ये मेरे साथ भी हो चुका है, जब मैं टिकटॉक शो रिकॉर्ड करा रहा था, मेरी पूरी टीम ने रिक्वेस्ट की अल्लाह के वास्ते अब ना लाइएगा, क्योंकि मुझे 4 एपिसोड रिकॉर्ड करानी होती थी, उस दिन सिर्फ 1 हो सकी थी।
पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 20 रुपये, लेकिन ये 26 रुपये का इजाफा हो गया। अवाम बिल आउट हैं, इसी पर बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्सपर्ट खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खाकान साहब, 331 रुपये पर हमें पेट्रोल मिल रहा है। एक गरीब बंदा जिनकी डेली की अगर वेजेस की बात की जाए तो 500,000 रुपये जो लेकर जाते हैं, डॉलर गिरने के बावजूद पेट्रोल उनको अभी भी महंगा मिल रहा है। मुझे तो लग रहा है एक वक्त आएगा 400 को हिट कर जाएगा। ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी गुफ्तगू आज अगर हम करें इकानमी पे पाकिस्तान की और दुनिया की भी, तो ये बात तो आया है कि इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ रही है। एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो हर जगह बढ़ी हैं। रशियन वॉर से शुरू करके अगर आप आज देखें तो जो सऊदी अरेबिया और जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने 1 मिलियन बैरल जब कट किया तो कीमत बढ़ना शुरू हुई तेल की इंटरनेशनली। इसके आगे चले जाएं तो अब चाइना ने एक स्टिमुलाई दिया है अपनी इकानमी को, यानी कि इकानमी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मेजर्स लिए हैं, उससे फिर डिमांड क्रिएट हुई। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो जो ब्रेंट है वो $94 94.5 पर बैरल ट्रेड कर रहा है। आज से चंद हफ्ते पहले ये 85 के करीब ट्रेड कर रहा था। एक तो ये इम्पैक्ट है, पर दूसरा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स ये है कि पाकिस्तान के रुपए की कदर में ओवर द फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखें तो काफ़ी कदरें वीकनेस आई है। अगर आप उसको ओवर द 12 मंथ्स देखें तो आपको नजर आएगा कि ज्यादा वीकनेस आई है। वो सारी वीकनेस ट्रांसलेट कर रही है। प्रॉब्लम तो ये है ना कि मसला ये है कि रिलीफ अवाम को कौन देगा, कब देगा? पेट्रोल ठीक है महंगा हो रहा है, ये सस्ता भी होता है। जब ये मार्केट में वैल्यू इसकी गिरती है तो पता नहीं क्यों हम तक वो सम्राट क्यों नहीं पहुंचते। ये बात आपकी दुरुस्त है, इसलिए कि अभी तो कंटिन्यूसली हमारी रुपए की कदर कमजोर हुई है, तो कोई भी चीज जो है वो अगर मार्केट में सस्ती भी हुई है इंटरनेशनल तो उसको काउंटर किया है इसने। पर तीसरी एक चीज ने भी काउंटर किया और वो है कि हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, मुझे याद है जब हमने ये लगाई तो आई वाज ऑन द टेबल और हमने ये इसका इजरा किया। मतलब ये एक किस्म का आप टैक्स कह लेना इसको आसानी के लिए। तो ये 15 रुपए थी, फिर 30 हुई, फिर 50 हुई, अब 60 रुपए हो गई है ये पेट्रोल पे, तो एक 60 रुपए ये भी लग गए हैं। तो खाकान साहब ये भी प्लीज यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिएगा कि ये कहाँ तक जाके रुकेगी? कोई हमारी डील है IMF का, कोई ऐसा मुआहदा है जिसके अंदर ये लेवी फिक्स की हुई है, या ये हर टेन्योर के ऊपर जो है वो ऐड ऑन होती रहेगी? फॉर द टाइम बीइंग जिस प्रोग्राम में अभी हैं, ये जो का प्रोग्राम है, खाकान साहब से हम फिर से कांटेक्ट करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या इस पर राय रखते हैं। लेकिन शहरी परेशान है, आपको पता है पेट्रोल महंगा होता है, अशे खुरनोश महंगी हो जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत गिरती है या डॉलर सस्ता होता है तो हमें उसका रिलीफ नहीं मिल पाता। इसकी क्या वजूहात हैं ये हम जानते हैं। खाकान साहब सुन रहे हैं आप हमें? जी मुझे आवाज आ रही है। जी अब आपकी आवाज क्लियर हो गई है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। आप लेवी के बारे में बता रहे थे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट अभी IMF के साथ चल रहा है, जो इस वक्त है, जो 9 माह का है, मार्च अप्रैल में खत्म हो जाएगा, उसमें पाकिस्तान ने 60 रुपए इज द मैक्सिमम जो हमने तय किया हुआ है। पेट्रोल पे 60 रुपए लग गई है, हाई स्पीड डीजल पे ये इस वक्त 50 रुपए है। सो आई मीन इन ऑल वी आर नियर द मैक्सिमम। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज्यादा इजाफा होगा। जो हमारी नई निगरान हुकूमत है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह के लिए जितना हो सकेगा, जो हो सकेगा करेगा। हमें नहीं मालूम हम कब तक हैं, लेकिन हम जब तक हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि अवाम को जितना हो सके रिलीफ दें। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है बाउंड होने की IMF के साथ। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी या फिर ये जो 9 महीने के लिए मुआहदा हुआ है, इसमें क्या चीजें हैं, थोड़ा सा हमें बता देंगे आप याद दहानी के लिए? देखिए इसमें सबसे बड़ी तो ये चीज़ है कि हमें अपना जो फिस्कल का खसारा है उसको कम करना है, यानी कि हमने अपने एक्सपेंडिचर संभालने। अगर निगरान हुकूमत रिलीफ देना चाहती है, पाकिस्तान की फाइनेंस टीम आई एम श्योर काम कर रही होगी। सबसे बड़ी रिलीफ ये है कि वो अपने खर्चे कम कर दे। अगर वो अपने खर्चे कम कर देगी तो पाकिस्तान में हमारी बोरोइंग कम होगी, इससे हमारी जो कीमतों का बढ़ना है ना, इन्फ्लेशन, उस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक तो उनके साथ एक बहुत बड़ा जो मुआहदा है वो ये है कि हम अपने खर्चे कम करके
टैक्सेस 9400 बिलियन कलेक्ट करके, ये जो लेवी है ये 850 अरब के करीब कलेक्ट करके हम अपनी जो फिस्कल का खसारा है उसको संभालने की कोशिश करेंगे, और एक प्राइमरी खसारा होता है उसको सरप्लस में लाने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। इसी तरह सर्कुलर डेट जो है उसको संभालने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं कि हम सर्कुलर डेट को संभालें, कुछ चोरी को रोका जा रहा है। अगर आप कीमतों को जब देखते हैं, देखें कीमतें का जो रिलीफ लोग मांगते हैं ना, अगर मैं सच लोगों को बताऊं तो ये तब होगा जब हम अपनी इकोनॉमी की हालत को ठीक करेंगे, वरना ये नहीं रिलीफ होने लगा। आप हुकूमत पे, आप आने वाली हुकूमत पे आप ये जोर डालिए कि आप बिजली के सेक्टर को ठीक करें ताकि ये चोरी खत्म हो, ये TND लॉसेस खत्म हो। आप पाकिस्तान PIA को निजकारी करें ताकि 100 अरब रुपए का सालाना का लॉस जो हो रहा है वो टूटे। आप पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम को ऐसा बनाएं कि इसका इजरा जो है वो अमीर पे ज़्यादा हो, वो रियल एस्टेट पे भी हो, एग्रीकल्चर पे भी हो, वो प्रॉपर्टी पे भी हो। आप सबसे बढ़ के एक ग्रोथ का फ्रेमवर्क बनाएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे। वो मेजर्स लें जो रिफॉर्म मेजर्स हैं। अब ये है असल रिलीफ। सबसे बढ़ के रिलीफ ये है कि अपनी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं ताकि बाहर से फूड ना इंपोर्ट करना पड़े, तो आप इंटरनेशनली ना डिपेंडेंट हो। अच्छा खान साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन ये होता है कि हमारे पास कमी नहीं होती, पर हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जो हमारे पास मौजूद चीज़ होती है उसे हम बाहर भेज देते हैं ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, फिर इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा मेरा सवाल आपसे एक ये है यहाँ कि एक तो, बल्कि मैं 2 पॉइंट्स आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो रशिया से सस्ता तेल आने वाला था, उसका क्या हुआ? और दूसरा ये कि ये पेट्रोल कहाँ जाके रुकेगा, एक्सपेक्टेड इसकी क्या डेडलॉक क्या है? कुछ आइडिया अगर आपके पास हो तो ज़रूर शेयर करें। एक तो इसी चीज़ से ले लेते हैं कि ये तो मैंने ऐसी चीज़ें रखी हैं सामने कि मैं चाहता हूं कि कौम और पॉलिसी मेकर्स अब ये समझें कि ये काम किए बगैर ना तकलीफ कम कभी भी नहीं होगी, वरना हर साल हम बिजली की कीमत बढ़ाते ही चले जाएंगे। असल रिफॉर्म की तरफ आए। इन द शॉर्ट रन आपने अच्छी बात की है, और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो फूड है, जो एडिबल ऑयल है, जो तेल है, जो यूज़ ऑफ एनर्जी है, यानी कि हम चीपर फ्यूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करें। इससे मतलब है इंडिजिनस गैस को बेहतर इस्तेमाल करें। रशियन ऑयल जो आया वो शायद उस तरह रिफाइनरीज में इस्तेमाल नहीं हो सका, वो इतनी कम क्वांटिटी आई कि उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सके। तो अगर उसमें चूंकि वो 31% कम मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, तो उस पर अगर कोई आगे बात हो सकती है तो टीम को पुट टुगेदर करें। चीपर फ्यूल्स को यूज करना इन द शॉर्ट रन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात रखी है। इससे मतलब ये भी है कि लोकल गैस का, जैसे मैंने कहा, आबी ज़खायर का मैंने कहा, इन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बिजली इन द शॉर्ट रन शायद थोड़ी सी बेहतर और सस्ती बना सकेंगे। उस जगह से ऊपर ना जाइए बिजली बनाने जहां आपके महंगे प्लांट्स किक इन करते हैं। ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता सामने रखा है। इसकी एक बहुत बड़ी कॉनोटेशन है पूरी इकोनॉमी की एनर्जी प्राइसेस पे। उतनी ही चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए जो महंगी बन रही हैं, उनको ना इस्तेमाल कीजिए, उन प्लांट्स को ना लाइए साथ। सो ये बातें आपकी ठीक हैं। इसी तरह जो आपने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस पर मुझे खुशी है ये बात करते हुए कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ स्टार्टिंग विद द एस्टैब्लिशमेंट और स्पेशली जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने बड़ा इंश्योर किया और सिविल एस्टैब्लिशमेंट ने उसका साथ दिया। केयर टेकर्स ने ऑफ कोर्स भी उसको पुश किया कि हम जाकर स्मगलिंग, होर्डिंग और स्टोर ऑफ वैल्यू जो हमने चीज़ों को बनाया हुआ है। क्या मतलब? अक्रॉस द बॉर्डर पहले चीनी जो थी, हमने कहा हम 2.5 लाख टन बाहर भेजेंगे, पता ये चला कि 6-7 लाख टन तो स्मगल हो गई है। उसके बाद तो मुल्क में एक शॉर्टेज सी हुई। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, डॉलर की स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। स्टोर ऑफ वैल्यू ये है कि लोग कारोबार नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि हम बोल जैसा अच्छा चैनल खोलेंगे, हम जाकर मेहनत करेंगे, हम अच्छे लोगों को इंटरव्यू करेंगे, हम एड्स लाएंगे, हम कारोबार करेंगे। ये तो एक नेक नियति से किया हुआ काम है, अल्लाह इसमें बरकत डालता है। लोग कहते हैं हम चीनी को आज रोक लेंगे 100 रुपए की, हम इसको 200 रुपए की जाके बेच देंगे। ये जो कारोबार की सिमत थी ये गलत थी। हुआ क्या है, हमने क्रैकडाउन भी नहीं किया। हमने तो सिर्फ लोगों से कहा है कि यार लॉ ऑफ द लैंड रेगुलेशन ये है कि पाकिस्तान में होर्डिंग, स्मगलिंग, इलिसिट कारोबार, इर्रेगुलर कारोबार, इलिजिटिमेट कारोबार, चाहे वो डॉलर का हो चाहे वो स्मगलिंग का हो, ये गलत काम है। कंप्लायंस और एनफोर्समेंट इंश्योर की गई है। इस पे मुझे निहायत खुशी है कि रिट ऑफ द स्टेट एग्जर्ट की जा रही है, पर ये चंद दिन की बात नहीं है। इसको तो आपको चलना। मुझे ये बताएगा कि अभी ये इनिशियली ठीक है कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो लिया गया, फिर आपने जैसा कि बताया कि हमारी
आर्मी और हमारे जो सिविल इंतजामिया है वो एक पेज पर है और मिलकर इस पर काम किया जा रहा है। तभी ये मुतालबा भी अब किया जा रहा है कि इसको रोका ना जाए, ये परमानेंटली इसको चलना चाहिए। अगर ये चलता रहता है तो इसके लॉन्ग टर्म आप क्या इफेक्ट्स देख रहे हैं? और दूसरा, ज़ाहिर अभी काम शुरू हुआ है, बाज़-औक़ात ये भी होता है कि जब एक बात भी होती है ना तो उसका भी एक असर होता है, तो इसने किस हद तक बेहतर किया चीज़ों को? आपने ज़बरदस्त बात सामने रखी है। पाकिस्तान में हमेशा हम ऐसे क्रैकडाउन, जिसको ये चूँकि ये लफ्ज़ वहाँ पे यूज़ होता है तो मैं कर लेता हूँ, मैं इसको मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट समझता हूँ। एक लॉ ऑफ द लैंड है, उसको एग्जर्ट किया जा रहा है, फिर वो रुक जाता है, लोग तब्दील हो जाते हैं, लोगों का जो अपना ज़हनी इम्पटस है वो कहीं और चला जाता है, वो चार और काम निकल आते हैं। अब ये कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके ना चलाना पड़ेगा, और हमें एज अ कॉम जो है ये बुरा कहना पड़ेगा कि अगर सोने की स्मगलिंग हो रही है और इतना सोना बिक रहा है और हम उसको फॉर्मलाइज नहीं कर पाते, तो हमें फॉर्मलाइज करना है। देखिए ना, ये चीज़ें दो तरह से ठीक होती हैं। एक तो हमने एनफोर्समेंट की बात की, उस पर अब इंसेंटिव क्रिएट करने पड़ेंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए कि वो इस काम को करें। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इंसेंटिवाइजिंग द राइट थिंग टू डू, सो इंसेंटिवाइज करें। दूसरी एक और बड़ी अहम चीज है, देखिए ना, हमें बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। हमें अपनी रिलीजियस स्कॉलर्स हों, सोशल स्कॉलर्स हों, हमारे इकोनॉमिक स्कॉलर्स हों, उन सबको कहना पड़ेगा कि वो आकर खुलकर कहें कि इललिजिटिमेट इल्लीगल कारोबार विदाउट पेइंग टैक्स, चाहे वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड से चोरी करके माल पाकिस्तान में बिक रहा हो, चाहे वो स्मगलिंग हो रही हो, ये सब गलत काम है। बिल्कुल आपने ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ये भी फैसला किया गया, मैंने कहीं खबर पढ़ी है, आई थिंक सो कि वो ठीक खबर ही है, कि जो लोग रेमिटेंस बाहर से भेजते हैं उनको कहा गया है कि जी अगर आप इतनी तादाद में रेमिटेंस भेजेंगे तो आपको इस पर एक ऑफर है या फिर आपको इस पर कुछ मिलेगा इसके बदले में। तो इस तरह की ऑफर्स का होना कितना ज़रूरी है। और दूसरा, ये जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है ये जो फैसले कर रही है आवाम तक डायरेक्ट रिलीफ पहुंचाने के, कितने एप्लीकेबल हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हैं या नहीं? क्योंकि ठीक है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ेंगे, रेमिटेंस भी आएंगे, डॉलर भी पकड़े जाएंगे, छापे भी होंगे, चीज़ की किल्लत नहीं होगी, दस्तयाब होगी, लेकिन इस सब के बावजूद डायरेक्ट रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है कि पैसे भी तो कम करो ना चीज़ों के। मैम, आज आप बहुत से सवाल ऐसे कह रही हैं which are very close to my heart. Remittance is a subject which is very close to my heart because मुझे मालूम है कि पाकिस्तान का जो 25-30 अरब डॉलर की रेमिटेंस ओवर द इयर्स लग रही है, जिसको हमने 2009 में पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, जो कि एक इंसेंटिव ही था बैंकों को कि वो रेमिटेंस पाकिस्तान लाएं, वो उस वक्त 13 अरब से उठा के हम इसको दुगना से ज़्यादा कर गए। अब इसको री इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। और मैं तो अब समझता हूँ कि जैसे जैसे रेट, ये जो बहुत बड़ा फ़र्क था ओपन का और इंटरबैंक का, ये जब कम होगा तो मेरे ख्याल में जो हमारी सितंबर की रेमिटेंस है वो जुलाई अगस्त में 2 अरब डॉलर के करीब आ गई थी, मेरे ख्याल है 300-400 मिलियन डॉलर बढ़ जाएगी। इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। मिनिमम रेमिटेंस पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर से नीचे नहीं आनी चाहिए फॉर्मल चैनल से। इसको अगर इफ आई वाज रनिंग पाकिस्तान फाइनेंस, मैं इसको बहुत ज्यादा पुश करूं, मैं बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज करूं, मैं बहुत ठीक है खाकान साहब, 300 से आपने बताया नीचे नहीं आनी चाहिए। अच्छा, जाते जाते एक पॉइंट जो कि मैं चाहूंगा कि आप इस पर जो है अपनी राय जरूर दें, ये पेट्रोल जो है वो कहां तक आके रुकेगा इस प्लान में रहते हुए IMF के, जो कि मार्च अप्रैल तक जा रहा है? एक नंबर, एक फिगर जो कि आपके जहन में हो कि यहां तक पहुंच सकता है, ताकि आवाम जो है वो एटलीस्ट मेंटली तैयार तो रहे। आई थिंक वी आर नियर द पीक। ये कहना इसलिए ठीक है कि इस वक्त रुपए की कदर थोड़ी सी मुस्तहकम हुई है। 15-20 दिन या महीने बाद की जो रेट्स हैं उसमें उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे रुक जाती है तो वी आर नियर द पीक, बट इंटरनेशनल मार्केट somehow doesn't seem to be stopping here. That means कि अभी इससे आगे थोड़ा सा और है। नियर द पीक है, पीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त, और अल्लाह करे कि चीज़ें जिस तरह बेहतर हो रही हैं, बेहतरी की तरफ रही तो इंशाल्लाह ये पीक की तरफ नहीं जाएगी, इसको रिवर्स गियर लगेगा इंशाल्लाह। ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। और अब बात कर लेते हैं आज रबीउल अव्वल की पहली तारीख की। ये वो माह मुबारक है कि जिसमें अल्लाह के आखिरी रसूल आका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत आता है। नाज़रीन कराम, इस महीने की, इस मुबारक महीने की मुनासिबत से चरागां किया जाता है, महफ़िलें सजाई जाती हैं, नातख़वानियाँ की जाती हैं, नज़र न्याज होती है, और गरीबों के लिए जो है वो काफ़ी इंतज़ामात भी होते हैं, और कोई भूखा नहीं होता और हर कोई खुश होता है। और मेरे ख्याल में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अल्लामा डॉक्टर जमील राठौर साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस बाबरकत महीने पर जो है वो रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, आज हम ये चाहते हैं कि आप इस माह मुबारक की जो शुरुआत हुई है, तो इस माह मुबारक में क्या क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों को चाहिए जिसके अंदर हम हद से तजावुज़ कर जाते हैं। आप इन दोनों पहलुओं के ऊपर अगर जामे गुफ्तगू फरमा देंगे मुख्तसर पुरअसर, तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आपका सवाल बड़ा अच्छा है। देखिए, दीन इस्लाम ने हमें कुछ लिमिटेशंस दी हैं, हमें उन लिमिटेशन से बियॉन्ड कभी भी नहीं जाना चाहिए, और वो कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है, या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह। हमें बताया गया कि गुल्फ़ किसे कहा जाता है, एग्जेजरेशन किसे कहा जाता है, बियॉन्ड द लिमिटेशन किसे कहा जाता है। बताया गया कि ए अहले किताब, तुम किसी भी नबी को, पर्टिकुलरली ईसा अलैहिस्सलाम के वो खिताब हुआ, लेकिन ऑन द होल ये सबको बताया गया कि तुम किसी को अल्लाह का बेटा करार मत दो, और ये मत कहो कि ईसा इब्न मरियम 3 खुदाओं में से एक खुदा है। लिहाजा ये मुसलमानों की लिमिट है। और सूरह इखलास को इखलास इसलिए कहते हैं कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद खालिस को बयान किया। वो क्या है? अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। कोई नबी ऐसा नहीं जो रब से बेनियाज हो। सारे अंबिया इकराम, सारी मखलूक़ात अल्लाह की बारगाह में नियाज़मंद है, झुकी हुई है। फिर फरमाया लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी के पैदा हुआ ना उसके कोई पैदा होता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं। अब चूंकि माह रबीउल अव्वल, माह आशिका, माह बहारा, माह खुबा, ये वो महीना है जिसमें अहले ईमान के दिल खुशी से खिल उठते हैं, उनके दिल झूम जाते हैं, चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, और उनके पेशानियों पर, रुखसारों पर गोया खुशियों के जल तरंग बिखर जाते हैं। दिल की क्यारी में बहार आ जाती है, और एक आशिक की रूह खुशी से महबे रक्स हो जाती है। यकीनन माह रबीउल अव्वल ऐसा महीना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मिलाद, मौलूद, ये मनाना दरअसल सूरे इखलास की ऐन ताबीर है। इसलिए कि हम ये कहते हैं कि हमारा रब वो है जो ना यलिद है, ना यूलद है, ना उसकी विलादत है, ना उसका मिलाद है। जो पैदा नहीं होता उसकी मिलाद नहीं होती, और वो अल्लाह तबारक व तआला है। और हमारे नबी वो हैं जो यलिद भी हैं, यूलद भी है, उनकी विलादत भी होती है, और उनका मिलाद भी मनाया जाता है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत तो दरअसल मिलाद करके हम शिर्क की बेखनी करते हैं। वो जैसे गुल्फ कहा गया, एग्जेजरेशन, कि अल्लाह ने किसी को जन लिया, अल्लाह के यहाँ बेटा हो गया। नो 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 सर, एब्सोल्युटली नॉट। हम इस चीज के कायल नहीं है। लिहाजा मिलाद मनाकर जुमला अहलियान ईमान ये बताते हैं, रब वो है ना जो किसी के यहाँ पैदा होता है, न उसके यहाँ कोई पैदा होता है। हाँ, नबी वो होता है जो आमना के बतन की मुकद्दस अमानतों से जलवा अफरोज होता है, जो अब्दुल्ला के घर में पैदा होता है, जिसका पूरा शजरे नसब मौजूद है। और जिसका शजरे नसब मौजूद होता है वो खुदा नहीं होता, वो मखलूक होता है। और मखलूक की विलादत और मौलूद मनाना ऐन तकाज़े शरीयत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, खास दिनों में खास अंदाज से मेरा जिक्र करो। मैंने कहा रब खास दिन कौन से हैं? कहा खास दिन वो हैं जब अल्लाह को कोई खास इनाम होता है। और इनाम अल्लाह का सबसे बड़ा क्या है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनो, ये दश्त जबल बहर बर शजर हजर बरगो समर शम्स कमर वहूशो तैर, ये जिन्न बशर, ये सैर व नसर, ये सब कुछ आता फरमाया, लेकिन एहसान नहीं जतलाया, इसलिए कि आम नेमतें हैं। लेकिन ख़ास नेमत अल्लाह ने आता फरमाई अपने हबीब की सूरत में, तो ऐलान किया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनो, तुम पर हमने कितना बड़ा करम कर दिया है कि अपना प्यारा हबीब लबीब तुम्हें आता फरमा दिया। अच्छा मलामा साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। जाहिर है अल्लाह ताला का जो भी काम है वो बग़ैर किसी हिकमत के नहीं होता। ख़ास तौर पर ये जो इसी महीने का इंतखाब किया गया रबीउल अव्वल का, विसाल भी आपका इसी महीने में हुआ, इसकी क्या वजह मिलती है या इसकी अहमियत क्या है, कुछ बताएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की मंशा है, और ये अल्लाह तबारक व तआला का चोज़न मंथ है। और हम जिसको मुंतखब करते हैं ना, जिसको हम जो है वो चूज़ करते हैं, तो हमारा जो इंतखाब है वो 5 साल भी बड़ी मुश्किल से चलता है। हम दूसरे तीसरे साल अपने आप को कोसते हैं, इसको क्यों मुंतखब किया,
ये हमारा अलमिया है। हम चंद साल के लिए मुंतखब करते हैं, पछताते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए अपने हबीब को ऐसा मुंतखब किया है, और क़यामत तक आप ही के ख़त्मे नबुव्वत के डंके बजते रहेंगे। आपका सवाल क्या था, थोड़ा सा जरा इसको रिपीट कीजिएगा प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वक्फे की जो है वो दरख्वास्त आ गई है, एक वक्फा लेते हैं और इंशाल्लाह, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जब ये जवाब दे रहे हो ना तो इसमें कोई खलल ना हो और ये एक रवानगी के साथ जो है वो ये जवाब पहुँचे, तो हम फिलहाल एक वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो इस सवाल को रिपीट करके आपका मुकम्मल जवाब भी जो है वो हम इसमें हमारे साथ रहिएगा नाजरीन, और ये गुफ्तगू जो है, ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा, बस एक छोटे से वक्फे के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बात चल रही थी माह रबीउल अव्वल की बरक़ात के बारे में। डॉक्टर अल्लामा जमील राठौर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो उनसे एक मरतबा फिर जोड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त हो तो एक शेर नज़र करूँ आपकी? अशार नजर कीजिए। है जी, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा आपको। कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो ये खुशियाँ तो हम बिल्कुल मना रहे हैं और बड़े मतलब बेहतरीन तरीके से। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आका सलातो सलाम, हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान, हमारे औलाद उन पे कुर्बान, हम उन पे कुर्बान, जब सब उन पे कुर्बान है तो उनकी खुशी के लिए तो हर लिहाज से जो है वो हर हद तक जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ आपने भी देखा होगा लोगों को जो हद से तजावुज़ कर जाते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब हद से तजावुज़ से मैं कह रहा हूँ उन लड़कों के बारे में जिन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से जो है वो किस अकीदत और किस एहतराम के साथ इस महीने को और इस दिन को जो है वो मनाना चाहिए। अच्छा फ़हीम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हद किसे कहते हैं और तजावुज़ क्या होता है? सर, ये कुछ लोगों को नाचते गाते हुए भी देखा होगा आपने, जो इस दिन की, इस बाबरकत दिन के ऊपर जो है वो ढोल भी लेके घूमे हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो ये चीजें क्या हद से तजावुज़ नहीं है? बिल्कुल। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे, कुछ घरों के बड़े जो कि बाकायदा इस पर आतिशबाजी भी करते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये आतिशबाजी करना और ये पटाखे फोड़ना, ये एक दीन के अंदर हम ये कहेंगे कि इजाफी चीज़ है, लेकिन ये कोई हराम और कोई ऐसा काम नहीं है। हाँ, अगर किसी को इससे ज़रर और नुकसान पहुंचता हो तो ऐसी सूरत में तो हुकूमत वक्त की मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है कि इसको रोका जाए। शब रात में भी ऐसा करते हैं, लेकिन क्या हम शब बारात को ख़त्म कर दें, इबादत रोक दें? अगर कोई ऐसा अमल करता है, अगर रक्स कोई वजद के अंदर करता है तो इसकी तो बिल्कुल नहीं, मैं वजद की बात नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, मैं माजरत के साथ आपको रोक रहा हूँ। मैं वजद की बात नहीं कर रहा, मैं रक्स की ही बात कर रहा हूँ जिसकी वीडियोस आती हैं। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को हमारे यहाँ भी बड़ा एहतमाम होता है नियाज नज़र का। हम भी निकलते हैं, लोगों को अपने जो जितने भी लोग हैं सब में मिठाइयाँ बांटते हैं, चीज़ें बांटते हैं, अकीदत और एहतराम के साथ पूरी रात जागते हैं, इबादत करते हैं, महफिल का सिलसिला होता है, नात खानियाँ होती हैं, और ये सारे सब कुछ होता है। यही सब कुछ जो आपने बताया ना, ये जायज है जी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई इसके अंदर गाने और बाजे करता है, और ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये फेसबुक की बिदत है। आजकल बहुत ज्यादा फेक न्यूज का जमाना है। यहाँ पर कोई शादी के अंदर जा रहा है, पीछे से नाच चलाकर फेसबुक पे चला दी जाती है, बताया जाता है कि साहब ये देखिए मिलाद मनाया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है, वो मकाम नहीं बताया जाता, वो मोहल्ला नहीं बताया जाता, वो इलाका नहीं बताया जाता, वो लोग कौन थे। और मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमाए अहले सुन्नत की है, क्योंकि सेलिब्रेशन वही करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी, अगर कोई फेक न्यूज हो तो उसका भी मुहासबा करना चाहिए, और अगर कोई रियल न्यूज हो उसका भी मुहासबा करना चाहिए, और हम करते हैं। लेकिन मैंने कराची के अंदर या नॉन जो वो इलाके हैं पाकिस्तान के, उसमें कभी ऐसा नहीं देखा क्योंकि भंगड़े जाने जा रहे हो, कोई रक्स कर रहा हो, कोई ढोल बजाए जा रहे हो। ढोल बाद सूरतों में जायज है, जंग के मौक़ों पर और दीगर ऐलानात के अंदर रमजान में लोगों को उठाने के लिए वो एक बुनियादी, एक जरूरी चीज थी जिसे हमने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन रबीउल अव्वल खालिस मजहबी त्यौहार है। हाँ, ईद उल फित्र जो है हमारी ईद मुसर्रत है, लेकिन जश्न ईद नहीं है। ये जो ईद है ये जश्न ईद मिलादुन नबी है, और जश्न वो होती है जो घरों से निकलकर सड़कों पे डिस्पर्स होकर। मैं आपकी इसकी मिसाल हदीस मुबारक से बयान करना चाहूंगा। जब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है,
फसईदर रिजालु वन निसाउ फौकल बुयूती व तफर्रुकल गिलमानु वल खिदाम फी तुर्की युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो खवातीन अपने घरों से गुलफाशी कर रही हैं, बच्चे मर्द गुलाम सड़कों पर डिस्पर्स हो गए, सब इस्तेकबाल कर रहे हैं। कोई बच्चियां दफ बजा कर कह रही हैं तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई, ये वही मौका है। फिर आगे चले आप कबीला में गए तो सरकार में बनी नजारी या मोहम्मद मिन जारी, वहां पे भी बच्चियों ने खैर मकतबी जो है वो गीत गाए। तो ये सारी सूरतें जो है दीन इस्लाम में जायज है। इसके अलावा अगर कोई उसको ऐसा त्यौहार बना दे यूरोप के अंदर जिस तरीके बरहनाक और नाचे, तो वो त्यौहार ना रमजान में जायज है न रबीउल अव्वल में जायज है। अच्छा पलामा साहब, यहाँ पर एक और चीज जो कि मैं चाहूंगी उस पर आप थोड़ी सी हमारी रहनुमाई कीजिएगा। आपने सुना होगा, जाहिर है जब हम हमदो सना करते हैं या फिर नात पढ़ते हैं तो जिसका जिस तरह दिल चाहे वो आका की शान बयान कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाज़ जगहों पर हमने ये भी देखा है कि गानों की तर्ज पर नातें पढ़ी जाती हैं और उनको सुना जाता है। क्या ये चीज़ ठीक है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए मैं आपसे बताऊं, ये जो है एक सुर की बात है, सुर ले और ताल, ये वो चीज़ है जिस पर किसी की इजारादारी नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ ऐसे सनाखा हैं जिन्होंने मिन एज इट इज़ एज सेम एज सॉन्ग की तर्ज के ऊपर नात नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उससे उस तर्ज से थोड़ा सा हटकर अगर वो तर्ज मुमासिलत कर भी रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, उससे थोड़ा सा हटकर अपनी ले और ताल जुदा कर ले। ये जो सॉन्ग्स है, ये तर्ज है, ये ले है, इस पर किसी की इजारादारी नहीं है, लेकिन एज इट इज जो है वो गाने पर नहीं होना चाहिए। और आपने एक सवाल किया था कि जनाब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत वफात इसी महीने में, यस, हुजूर की वफात मुबारक 2 रबीउल अव्वल है और हुजूर का यौम पैदाइश जो है 12 रबीउल अव्वल है। तो गलत लोगों ने उड़ा दिया 12 वफात, क्योंकि अरबी में इतना बोलते हैं, किसी ने इतना आशर बोल दिया तो 12 बन गया। 2 रबीउल अव्वल हुजूर का यौम वफात है। अब आइए मैं आपको हदीस मुबारक पेश करूँ। फरमाया गया है कि अल जुमाअतु ईदुल लिल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के ईद का दिन है। मैंने पूछा आपका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस मुबारक से जुमा ईद क्यों बना? कहा कि फीही खुलिक़ आदम, इसलिए जुमा ईद बना कि इसी में अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा फरमाया। कैसा पैदा फरमाया? फरमाया, मैंने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम की वफात कब हुई? फरमाया फीही कुबिदा आदम, यही जुमे का दिन है जिस दिन आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रूह को कब्ज किया गया, वफात हुई। मैंने पूछा कि फिर क्या करें, विलादत बनाए या वफात बनाए? तो जवाब आया अल जुमाअतु ईदुल लिल मुस्लिमीन, जुमे को तुमने मुसलमानों यौम ईद बनाना है। लिहाजा मालूम हुआ कि अगर कोई महीना अगर उसमें वफात भी है, विलादत भी है, तो हमने विलादत बनानी है, मौलूद बनाना है, ईद बनाना है। आप देखिए बेशक डॉक्टर साहब बहुत ही जामे और मुकम्मल गुफ्तगू जो है वो आपने इसके ऊपर माशाल्लाह से जो है वो आज की, और जितने भी लोगों के दिल में और जहन में जो सवालात थे जिनकी नुमाइंदगी हम कर रहे थे, यकीनन उन लोगों को उसका जवाब भी मिल गया होगा। और अब अगर किसी के दिल में ज़रा सी, वैसे तो मैं नहीं मानता, ये मेरा ईमान है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने में या जश्न मनाने में, विलादत का जो है वो आप में से किसी का भी जो है वो कोई 1% भी जो है वो दिल में खलिश आएगी कि नहीं क्यों मनाएं या ये नहीं, लेकिन जो इबहाम थे वो यकीनन आपकी इस गुफ्तगू के बाद दूर हो गए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा, बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुकम्मल गुफ्तगू इसके ऊपर फरमाई। डॉक्टर साहब हमेशा जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, और ऐसे मौके के ऊपर जो इख्तलाफी नोट के ऊपर जा रहे होते हैं ना सैरिश, उनके ऊपर जो है वो जाहिर है यही वो लोग हैं जो हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, जो दीन को हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो इनकी रहनुमाई ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करते हैं जनाब रोनाल्डो की, जिनकी फ्री किक ने कैमरामैन को दिन में तारे दिखा दिए। किक गोल पोस्ट से गुजरते हुए सीधी पीछे मौजूद कैमरामैन के सर पर जा लगी और जख्मी कैमरामैन के माथे पर बड़ा घुमड़ा पड़ गया, लेकिन इसके बावजूद कैमरामैन ने अपनी पेशा वराना ड्यूटी जारी रखी, यानी किक खा ली, लेकिन उसको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने पावरफुल है रोनाल्डो, कितने फिट हैं, और उनकी किक के प्रेशर से जो घुमड़ा पड़ा है वो काफ़ी दिन तक उनको याद दिलाता रहेगा कि हाँ भाई कुछ हुआ था। मेरे ख्याल में तो वो इसे एज अ ट्रॉफी, एज अ ऑटोग्राफ जो है वो तस्वीर कर रहे होंगे, क्योंकि रोनाल्डो की किक लगी हुई बॉल भी जब किसी को लगती है तो चस आ जाती है जी, चस आ जाती है, चस आ जाती है, क्योंकि रुलते गए पर चस बड़ी आई है। सही, तो ये एक बड़ा कारनामा हुआ है जी। सही, चले जनाब, ये तो कैमरामैन ही याद रखेगा जिसको ये किक पड़ी है।
और हमारा भी बुमराह कैमरा पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कल एक बॉल ले ही आऊँ। नहीं, हमें किसी ने यहाँ पे किक नहीं खानी, बॉल आप ग्राउंड में लेके जरूर जाएं, यहाँ मत लेके आइएगा। एनी हाउ महंगाई का तूफान है, सियासी गहमा गहमी अपने रूज पर है, मियाँ साहब की आमद के चर्चे हैं, तैयारियां चल रही हैं, क्या होने जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें सितमगर हो गया है जी, बिल्कुल उनसा शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग उनसा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। उनसा सबसे पहले तो मैं ये बड़ा ट्रिक आपका नाम है जी, सा शाह दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो मुझे पहले कभी अगर फंबल हो जाए तो माजरत पहले से एडवांस में कबूल कर लीजिएगा। मुझे ये बताइएगा कि भाई हम क्रिकेट के ऊपर कल बड़ी बातें कर रहे थे, आज भी हमारी शुरुआत क्रिकेट से हुई है। क्रिकेट के बड़े नाम हैं, हमारे बड़े फेवरेट हैं, बड़े चहीते कप्तान हैं सरफराज अहमद, उनके सितारों का तो जरा बताएं, क्या उनके लिए कुछ अच्छी सी चीजें नजर आ रही हैं या कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड और वो कौन से होते हैं वो मनूस वाले कार्ड जो होते हैं, 5 कप ऑफ टीज, पता नहीं वो क्या पता नहीं कप्स का 5 कप्स हैं, कप्स हैं, पता वो मनूस वाले कार्ड तो भी याद हो गए हैं। हाँ, मुझे वाकई है भाई, मुझे 7 सितारों की सबसे शादियां होनी है ये भी याद है और ये भी याद है। अच्छा, अब देखिए सरफराज जो हैं वो हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, तो कार्ड्स भी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। वैसे जस्टिस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जो चीजें बैलेंस नहीं कर पाए, जो एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो उस पर सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पे जो है वो अब जो है ना बैलेंस करेंगे। टीम में नहीं थे जी सरफराज, अब बताइए टीम में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कुछ उनके कार्ड फेवर में आ रहे हैं कि वो टीम में आ जाएंगे? टीम में आते हुए नजर आ रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जो है वो टीम में आने के चांसेस तो हैं, और यहाँ पर बैलेंस भी हो रहा है, उनसे हो सकता है कम्युनिकेशन हो दोबारा वापस जो है। मतलब आपको ये रिजर्व खिलाड़ियों में नजर आ रहे हैं, प्लेइंग 11 में नहीं आ रहे? मैं जरा इजी कर देता हूँ ना आपके लिए, रिजर्व में नजर आ रहे हैं, प्लेइंग 11 में नहीं, क्या रिजर्व प्लेयर्स में ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, वैसे ऐसा पॉसिबल है कि बाबर को प्रेशर से आजाद किया जाए और कहा जाए कि भाई आप खुल के खेलें और कैप्टनसी जो है वो सरफराज को मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है चमत्कार? हाँ, ख्यालों में नहीं, कैप्टनसी जो है वो तो मुझे मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हेरोफिन का कार्ड है जो फिलहाल बाबर आजम के पास ही नजर आ रही है, लेकिन उनसे शायद कोई मशवरा, बातचीत, कम्युनिकेशन जरूर होगी, लेकिन कोई रिजल्ट आउटकम आता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे एक और लड़के हैं बड़े अच्छे, अबरार, उनके कार्ड जरा निकालिएगा, क्या वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे? उनकी चहमगोइयां सुन रहे हैं कि उनको भी अबरार तो आ रहे हैं, अबरार आ रहे हैं, व्हाइट बॉल में आ रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है, लेकिन कितनी फेवर में है ये व्हाइट बॉल गेम ये भी जरा बताइए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो है वो व्हाइट बॉल में कभी नहीं खेला, हमेशा कोका बोरा ही खेलते आए हैं, यानी रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट खेली है। अच्छा, सही। अब इतनी टेक्निकल क्रिकेट की बातें तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन नहीं आप सिर्फ अबरार अहमद का कार्ड निकाल देंगे गड्डी फैट के। हाँ, ये बता दें यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स चैरियट का कार्ड है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो आते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब आएंगे या तो फिर कोई इतना ज्यादा खेल नहीं पाएंगे या रिजर्व में होंगे या कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकती है। चलिए, अब आप ये बता दें कि जो पेट्रोल है जो कि अब 331 रुपए पर जा चुका है, ये रिवर्स कब होने जा रहा है या फिर कोई चांस नहीं आगे आने वाले दिनों में? नहीं, रिवर्स तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये आगे की तरफ ही बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए तलवार का है, सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, फूल का कार्ड है, तो ये आगे बढ़ेगा, मतलब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कम नहीं होगा, पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। हाय हाय हाय, कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया हूँ मैं। अच्छा चलें, खैर ये रिवर्स होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आज आते हुए ऑफिस अपनी टंकी का कांटा देखा, रिजर्व हो गया है। हाँ, उसमें लाइट जल गई है, रिजर्व जरूर हो गया है। 331 रुपए के हिसाब से भाई 38 पैसे क्यों भूल जाती हैं? 331 रुपए 38 पैसे। अच्छा, हाँ, बस क्या करे उनसा, ये सितमगर हुआ हुआ इस वक्त सितंबर, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जरा होरोस्कोप की तरफ आ जाएं, लोगों के सितारे क्या बता रहे हैं, किसकी शादी हो रही है, किसकी तलाक हो रही है, कौन किधर जा रहा है? एरीज से शुरू करते हैं, और एरीज वाले आने वाले हफ्ते में यहाँ पर खुशी मिलती हुई नजर आ रही है। फैमिली से कोई खुशी मिल सकती है, शादी के चांसेस हो सकते हैं, कोई एंगेजमेंट हो गई, बात पक्की हो गई, कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है। पैसा सोच समझ के खर्च करें, पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है एरीज वालों के, यानी कि जो भी इनकम होगी
वो खर्च हो जाएगा, पैसा एक जगह टिक नहीं रहा है एरीज वालों का। दोस्तों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं। टॉरस वाले भी ट्रैवल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत का ख्याल रखें, सेहत अगर आपकी अच्छी नहीं थी तो अब जो है बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन सेहत का आपने ख्याल करना है। और लव लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं रिलेशनशिप में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही हैं। जेमिनाई वाले जो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, किसी के साथ मोहब्बत प्यार हो गया, दोस्ती हो गई, शादी की सिचुएशन बन सकती है। जेमिनाई वाले भी सोच समझ के जो है पैसा स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं जेमिनाई वालों का। जेमिनाई वालों के, कैंसेरियंस वालों के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स हो सकती हैं, जो है वो ट्रैवलिंग हो सकती है, प्रपोजल आ सकता है कैंसेरियंस का। लियो वाले बहुत सारे लोगों से मुलाकात का जहां आपने तस्करा किया, तो पुंडी भी तो हो सकती है ना, हो सकता है मॉल वॉल निकल जाए वो। हाँ हो भी सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन को ना बढ़ाएं, ये यहाँ तक भी उनकी जिंदगी तमाम बात कर रही हूँ मैं, और दोस्तों के साथ मुलाकातें। वैसे ये वर्ड किसने याद किया था, ये मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है। ये लाहौर की याद है। लियो वाले जो हैं उनके साथ कोई मतलब कुछ डिफरेंट कोई चेंज आने वाला है, जॉब का चेंज, जॉब स्विच कर सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, शादी के चांसेस हैं। तो लियो वालों की जो है कुछ डिफरेंट उनकी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कंसीव कर सकती हैं खवातीन। वर्गो वाले जो हैं वो उनके कामों में डिले आ सकते हैं, जैसे कोई बिजनेस में या पैसों में, सैलरी में डिले हो सकता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है मेरे पास, तो अगर कोई रुकावट आती है, आप परेशानी में फंसते हैं, शादीशुदा लाइफ अगर अच्छी नहीं गुजर रही, तो आपने गिव अप नहीं करना है। और लिब्रा वाले थोड़ा सा इनसिक्योर होंगे, किसी चीज़ में स्टक हो सकते हैं, पेमेंट स्टक हो सकती हैं, रिलेशनशिप में स्टक हो सकते हैं, और फ्यूचर को लेके बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं कि पैसा ख़त्म ना हो जाए या आगे जाके फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों से रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं लिब्रा वालों के माइंड में। स्कॉर्पियंस जो हैं वो अगर उनका कोई कोर्ट में केस चल रहा है और तो उनको फेवर मिल सकती है, और जजमेंट का कार्ड है। ट्रस्ट इश्यूज स्कॉर्पियंस को बहुत हैं, जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई पुरानी चीज वापस आ सकती है, कोई पुराना रिलेशनशिप दोबारा बन सकता है, कोई पुरानी जॉब कहीं करते थे वहां से दोबारा ऑफर आ सकती है। ट्रैवल कब कर रहे हैं ये भी बता दें। मैं ट्रैवल पुराने दोस्त से मुलाकात या बात हो सकती है। ये नुकसानदेह है, अगर उनकी शादी हो गई होगी तो फिर पुराने दोस्तों से मुलाकात अच्छी बात नहीं। सजिटेरियस वालों के भी कामों में वक्ती रुकावटें होंगी, जैसे सफर करना चाहते हैं तो रुकावट आ सकती है, या हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या कारोबार में थोड़े डिलेज हो सकते हैं, लेकिन ये वक्ती डिलेज हैं। कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं चैलेंजेस रहेंगे आने वाले हफ्ते में, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई चीज़ अचीव करनी है, सैलरी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल से ही उनको हासिल होगा, कोशिश करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, ये कर लूँ वो कर लूँ, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्या करें, लड़ जाए, बढ़ जाए मतलब बेचारे, और क्या करें, मतलब भाई कोशिश ही हो सकती है, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। सबर करें साहब। एक्वेरियस वालों की शादी नजर आ रही है, पसंद की शादी, लव मैरिज के चांसेस हैं, किसी से इजहार मोहब्बत कर सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। वक्त अब खत्म हो चुका है। उनसा आपसे माजरत। एक्वेरियस के बारे में हम इंशाल्लाह कल आपसे जो है वो जान लेंगे, और एक दिन जो है वो उन्हें गुजारना पड़ेगा बगैर ये जाने के उनका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। और नाजरीन आपसे भी इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। मुझे और सारिश को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।